हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हमें समय नहीं व्यर्थ करना है। ठीक है बच्चों, समय बहुत मूल्यवान होता है। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो 5 महीने है एग्ज़ाम में, आराम से पढ़ लेंगे, दिसंबर से पढ़ लेंगे, जनवरी से पढ़ लेंगे। तो वो क्या करते हैं बच्चा, वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अभी से आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ठीक है, बार बार अभ्यास कर लेंगे आप लोग, क्वेश्चंस लगा लेंगे। बाकी कुछ लोगों को डाउट्स है कि सर क्वेश्चन नहीं कराते हैं, तो बच्चा अभी आप पहले थियरी अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। जब हर एक चैप्टर समाप्त होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, PYQs कराए जाएंगे और बहुत से क्वेश्चन आपको क्या करूंगा मैं, सॉल्व करवाऊंगा। तो क्वेश्चन के लिए परेशान ना हो, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कराए जाएंगे। अभी आप लोग क्या करें, थियरी को अच्छे से समझने का प्रयास करें, जिससे कि आपका बेस क्या हो सके, वो अच्छा बन जाए और जब कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बड़े आसानी से कर सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो सीरीज है वो चल रही है और उसमें हमने प्लेटो को कंप्लीट कर दिया है। अरिस्टोटल का पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको उनका इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे तरीके से, कि वो कैसे थिंकर हैं, प्रैग्मेटिक हैं, यानी वो कॉमन सेंस की बात करते हैं, आइडियल वर्ल्ड की बात नहीं करते हैं। वो मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार को ही महत्व देते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंदा हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं। अरस्तु कहते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू आइडियल वर्ल्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उनका गोल्डन मीन का सिद्धांत है, यानी स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत है, जिसमें वो क्या बताते हैं कि कोई भी एक्सट्रीम जो है वो अच्छा नहीं होता है, यानी एक्सट्रीम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाने चाहिए। हमें कभी भी एकदम रेडिकल सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए, बल्कि दो एक्सट्रीम के बीच का जो मीन होता है, जो मध्य होता है, हमें उसको अपनाना चाहिए। और उन्होंने इसी तरीके से मॉडरेशन, मिडिल पाथ का क्या दिया है, आपका कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि प्लेटो और अरिस्टोटल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं। फिर हमने पढ़ा कि आपका जो अरिस्टोटल हैं उनके टेलॉस के बारे में पढ़ा कि हर एक चीज का क्या होता है, एक इंड गोल होता है। चेयर का इंड गोल क्या है कि लोग उस पर बैठ सकते हैं। आपके इस बॉटल का इंड गोल क्या है कि इसमें पानी भरा जाए और लोग पी सकें। ठीक है, इस आपके जो बोर्ड का क्या है इंड गोल कि इस पे मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। तो हर एक चीज का क्या होता है, एक इंड गोल होता है और हर एक चीज में एक पोटेंशियल होता है कि वो अपने इंड गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कॉजेशन थियरी के बारे में बताया, जिसमें मैंने 4 कॉजेज बताए कि हर एक चीज में क्या होता है। किसी भी चीज को समझाने के लिए हम इन 4 कॉजेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और आपका फाइनल कॉज। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। मैंने एग्जाम्पल देके, घर का एग्जाम्पल देके, चेयर का एग्जाम्पल देके आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर अच्छे तरीके से हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में पिछले वीडियो के बताया था कि हम लोग अरिस्टोटल की थियरी के बारे में क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो जो पहली थियरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, आपकी थियरी ऑफ स्टेट। ठीक है, इनके जो व्यूज रहे हैं किस पर, आपके स्टेट पर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, थियरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है, कि क्या है, जो एंशिएंट थिंकर हैं, चाहे वो सोक्रेटिस हो या फिर प्लेटो हो या फिर आपके अरिस्टोटल यानी अरस्तु हो, ये राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी ये स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और आपके इंडिविजुअल को ये कम महत्व देते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि स्टेट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ तक कि अरिस्टोटल का स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल
एसोसिएशंस। ठीक है, स्टेट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। हमें क्या करना चाहिए बच्चा, हमें स्टेट की बात हमेशा माननी चाहिए। तो आखिर अरिस्टोटल स्टेट को इतना महत्व क्यों देते हैं, अरस्तु राज्य को इतना महत्व क्यों देते हैं, क्या कारण है? तो अरस्तु कहते हैं बच्चों कि जो एक व्यक्ति होता है ना, उसकी सारी ज़रूरतें, जितनी भी उसकी नीड होती है, वो कहाँ पर पूरी होती है, वो राज्य पूरी करता है, वो स्टेट पूरी करता है। फिर चाहे क्या हो, आपकी सोशल नीड हो, इकोनॉमिक नीड हो, पॉलिटिकल नीड हो, ठीक है, जितने तरह की आपकी नीड है वो क्या करता है, स्टेट पूरी करता है। अरस्तु क्या कहता है कि जब परिवार बना, जब फैमिली बनी, तो वहाँ से मनुष्य के कुछ नीड क्या हुई, पूरी हुई। यानी बायोलॉजिकल नीड आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल नीड्स। ठीक है, वो क्या हुई, वो आपके परिवार से पूरी हुई। जो लव, एक प्यार की जो परिभाषा थी, वो व्यक्ति ने परिवार से सीखा। उसकी फिजिकल नीड्स कहाँ से पूरी हुई, परिवार से हुई। लेकिन उसके बाद फिर उसकी और भी नीड्स थी कि भैया अगर मान लीजिए शेविंग करवाना है तो नाई की ज़रूरत है, बुखार आ गया, तबीयत खराब है तो डॉक्टर की ज़रूरत है, घर बनवाना है, इंजीनियर का काम है। ठीक है, तो उसे और भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत हुई, तो उसने समाज बनाया। ठीक है, सोसाइटी का निर्माण किया, तो सोसाइटी में उसकी कुछ और ज़रूरतें पूरी हो गई कि उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो सोसाइटी से पूरी होने लगी। लेकिन अभी भी उसकी सारी जो नीड्स थी ना, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तब जाकर के किसका निर्माण हुआ, स्टेट का निर्माण हुआ। तब स्टेट इवॉल्व हुआ, तब राज्य प्रकट हुआ। यानी आप यहाँ से एक बात ये समझेंगे कि जो अरस्तु है ना, वो इवोल्यूशनरी नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि राज्य को ना तो भगवान ने बनाया है, ना ही मनुष्यों ने बनाया है, बल्कि एवोल्यूशन हुआ है राज्य का। यानी जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हुई, वैसे वैसे क्या होता गया, एवोल्यूशन, उत्पत्ति होती गई। और पहले परिवार बना, फिर समाज बना, और अंतिम में क्या बना, आपका राज्य बना। और राज्य में क्या हुआ, स्टेट में क्या हुआ, व्यक्ति की जितनी भी ज़रूरतें थी, जितनी भी नीड्स थी, वो सारी क्या हो गई, पूरी हो गई। तो क्योंकि व्यक्ति की सारी नीड्स स्टेट में पूरी होती है, इसलिए स्टेट को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है अरस्तु ने। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि अरस्तु कहता है कि आपका ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है। उसके खून में ही क्या है कि वो राजनीति करेगा, और राजनीति कब कर पाएगा, जब राज्य होगा। ठीक है, तो व्यक्ति क्योंकि क्या है, एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है, इसलिए भी उसको स्टेट की क्या है बच्चा, ज़रूरत है। तो दो बातें आप याद रखेंगे, एक तो क्योंकि व्यक्ति एक पॉलिटिकल एनिमल है, सोशल एनिमल है, इसलिए उसको राज्य की आवश्यकता है। और दूसरी बात इसलिए क्योंकि उसकी सारी ज़रूरतें कहाँ पूरी होती हैं बच्चों, राज्य में पूरी होती हैं, स्टेट में पूरी होती हैं। इसलिए अरस्तु ने क्या किया है बच्चा, राज्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, यानी स्टेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, वही आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैन इज पॉलिटिकल बाय नेचर। नेचर ने क्या किया है, व्यक्ति को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया है, यानी व्यक्ति सब कुछ अपने मन से नहीं कर सकता है। उसको, जैसा कि मैंने आपको समझाया, कुछ चीज़ों के लिए परिवार की आवश्यकता होगी, कुछ चीज़ों के लिए समाज की आवश्यकता होगी, और उसकी सारी ज़रूरतें कहाँ पूरी होंगी, आपके स्टेट में पूरी होंगी बच्चों। ठीक है, अब क्या है बच्चा, वो क्या कहता है, अरस्तु कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना स्टेट के, राज्य के जिंदा नहीं रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना राज्य के जिंदा है तो उसके पास कुछ सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, या तो वो भगवान होगा यानी गॉड, या तो वो राक्षस होगा यानी बीस्ट। ठीक है, अरस्तु क्या कहता है कि राज्य के बिना हमें पशु या देवता जैसे अतिमानवीय गुणों की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। प्रकृति ने मनुष्य को आत्मनिर्भर नहीं बनाया है। मनुष्य अपनी स्वयं
सारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता है, और स्टेट राज्य उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए क्या है बच्चा, क्योंकि स्टेट फुलफिल्स द हाईएस्ट ऑफ आवर नीड्स, इट इज़ हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। इसीलिए क्या कहा है बच्चा, आपके अरिस्टोटल ने इसे हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन कहा है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, पूछा जाता है। उसके बाद अरिस्टोटल क्या कहता है कि स्टेट इज नॉट वन फैमिली बट इट इज अ फैमिली ऑफ फैमिलीज। ठीक है, यानी राज्य क्या है, राज्य एक परिवार नहीं है बल्कि कई सारे परिवारों का परिवार है। यानी आप देखेंगे कि इसी इंडिया में आपका भी परिवार रह रहा है, आपके दोस्त का भी परिवार रह रहा है, मेरा भी परिवार रह रहा है, ऐसे बहुत सारे परिवार रह रहे हैं, और उन परिवारों का जो परिवार है वो क्या है, आपका स्टेट है, यानी राज्य है। ठीक है, स्टेट में क्या है बच्चा, बहुत सारे छोटे छोटे छोटी छोटी क्या है बच्चा, फैमिलीज रह रही हैं। अब यहां से क्या पता चलता है, अरिस्टोटल क्या कहना चाहता है कि भैया स्टेट क्या है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। स्टेट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है क्योंकि वो परिवार नहीं है। अरस्तु कहता है कि परिवार में जो पिता होते हैं, जो फादर होते हैं, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी अथॉरिटी जो है सुप्रीम होती है, क्योंकि जो उनके बच्चे होते हैं, उनका परिवार होता है, हर एक चीज के लिए उन पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन राज्य पर व्यक्ति हर एक चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं होता है। राज्य हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन तो है, लेकिन परिवार भी है, समाज भी है। परिवार से हमें प्रेम मिलता है, फिजिकल हमारी नीड्स पूरी होती हैं, समाज से हमारी बहुत सारी सोशल नीड्स पूरी होती हैं। तो राज्य एब्सोल्यूट नहीं होगा। राज्य कैसा नहीं होगा बच्चा, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। प्लेटो क्या कहता था कि जो फिलोसोफर किंग होगा उसके पास बहुत सारे पावर होंगे, एब्सोल्यूट पावर होगा। लेकिन अरस्तु क्या कहता है कि क्योंकि स्टेट हमारी सारी जरूरतें पूरी तो करता है, लेकिन हम सिर्फ स्टेट पर नहीं डिपेंड करते हैं, बल्कि परिवार पर भी हम डिपेंड करते हैं और आपका समाज पर भी डिपेंड करते हैं। इसलिए स्टेट को एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मास्टर नहीं हो सकता है स्टेट। मास्टर कौन होगा, आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो पेरेंट्स की अथॉरिटी है वो क्या होगी बच्चा, एब्सोल्यूट होगी, लेकिन स्टेट की जो आपके अथॉरिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि समाज और परिवार पर भी डिपेंडेंट होता है। इतनी बात ही है आपके स्टेटमेंट स्टेट की थियरी में। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं बच्चा, इन सब को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से याद रखना है कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु सेड दैट मैन इज अ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, कि भैया मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा है? तो आपका आंसर क्या होगा, अरस्तु ने कहा है। ठीक है, स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। वो क्या कहते हैं बच्चा कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि जब तक राज्य नहीं था ना, तब तक जो व्यक्ति का जीवन था वो जीवन कहलाने लायक नहीं था। ठीक है, मान लीजिए भैया राज्य तो बाद में आया होगा, लोग जब आए होंगे, लोगों ने ही तो राज्य बनाया है अगर हम सही तरीके से समझें तो। लेकिन लोग पहले क्या करते थे बच्चों, यहाँ वहाँ नोमैडिक लाइफ जीते थे, यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, जो मिल गया खा लिया। ठीक है, तो अरस्तु क्या कहना चाहता है कि भले ही मनुष्य पहले से रहा हो, लेकिन उसका जो जीवन है वो गुड लाइफ नहीं थी जब तक क्या था, स्टेट नहीं था। जब से स्टेट आया है तभी से क्या है, उसका जीवन अच्छा हुआ है। पहले से उसका जीवन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यक्ति पहले था, राज्य बाद में आया है, लेकिन जो व्यक्ति का जीवन है ना वो अच्छा कहलाने लायक कब से बना है, जब से राज्य आया है। वरना उसके पहले का जीवन उसका घुमक्कड़ स्वभाव का था, उसके पहले वो सेटल्ड लाइफ नहीं जीता था। जब से राज्य आया है, राज्य की अवधारणा आई है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट आया है, तब से जो व्यक्ति का जीवन है वो क्या हो गया है बच्चा, जीवन कहलाने लायक, यानी गुड लाइफ कहलाने लायक हुआ है। ठीक है, स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। राज्य सभी संघों में क्या है, सर्वोच्च
सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वन हु कैन नॉट लिव विदाउट स्टेट इज ईदर अ बीस्ट और अ गॉड, ही कैन नॉट बी अ मैन। यानी जो व्यक्ति राज्य के बिना रह सकता है वह या तो पशु है या भगवान है, परंतु वह मनुष्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि स्टेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, व्यक्ति के जीवन में। उसके बाद आप क्या समझेंगे कि स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिली एंड रिलीजन। जो राज्य है वो क्या है, परिवार और धर्म का मिलन है। ये किसने कहा है, आपके अरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है, कि राज्य क्या है, परिवार और धर्म का मिलन है। ये सारे स्टेटमेंट्स आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगली थियरी कौन सी है आपके अरस्तु की, थियरी ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, इनकी थियरी ऑफ सिटीजनशिप को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था बच्चों। ठीक है, अगर अरस्तु को सबसे ज्यादा किसी दो थियरी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है आज भी, तो क्या किस किस थियरी के लिए, आपकी थियरी ऑफ सिटीजनशिप के लिए। यानी लोग क्या कहते हैं कि इनका जो सिटीजनशिप का आइडिया है और जो स्लेवरी का आइडिया है, ये दोनों क्या है बच्चा, प्रोग्रेसिव नहीं है। ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये हमें बार्बरिक जो एरा था वहां पर ले जाता है। ठीक है, सिटीजनशिप में इन्होंने क्या किया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सिटीजनशिप में इन्होंने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया सिटीजनशिप का, इसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कहा जाता है। इन्हें एंटी फेमिनिस्ट स्कॉलर कहा जाता है। ठीक है, कि भैया ये फेमिनिस्ट स्कॉलर नहीं है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देते थे। ठीक है, इन्होंने महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को और गुलाम स्लेव्स, उनको क्या किया है बच्चा, अधिकार नहीं दिया है आपके किसका, आपकी नागरिकता का। यानी थियरी ऑफ सिटीजनशिप में इन्होंने इन चार जो कैटेगरी के लोग हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, आप याद रखेंगे किसको किसको, महिलाओं को नहीं दिया है इन्होंने, उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं दिया है, ओल्ड पीपल को, उसके बाद किसको नहीं दिया है, आपके स्लेव को नहीं दिया है, उसके बाद आप देखेंगे चिल्ड्रन को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है इसका कारण आगे आपको बताया जाएगा थियरी ऑफ सिटीजनशिप में। ठीक है, Aristotle excludes slaves, children, women, old people from the category of citizens beside the general rule of excluding foreigners। यानी अरस्तु ने क्या किया है बच्चा, दासों को यानी गुलाम, बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों को नागरिकों की श्रेणी में नहीं रखा है। ये चार लोग नहीं होंगे और फॉरेनर तो नहीं ही होता है बच्चा। अगर मान लीजिए जैसे हमारे इंडिया में भी है तो क्या जो इंडिया के लोग हैं वही तो होंगे आपके नागरिक। तो इन्होंने भी, अरस्तु ने भी क्या कहा है कि जो सिटी स्टेट है एथेंस, ठीक है, एथेंस के बारे में इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा है कि जो लोग एथेंस के होंगे वही यहाँ के नागरिक होंगे। अगर कोई स्पार्टा का है, स्टाइगेरा का है, कहीं और सिटी स्टेट का है तो वो एथेंस का नागरिक नहीं होगा। यानी चार ये कैटेगरी में, मतलब विमेन, चिल्ड्रन, आपका स्लेव और ओल्ड पीपल, इसके अलावा फॉरेनर, आप पांच लोग को कैटेगरी को याद रखेंगे जिनको इन्होंने नागरिकता का जो है अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखेंगे, इनकी जो डेफिनेशन है कि नेटिव बॉर्न एडल्ट ग्रीक मेल बिलोंगिंग टू द प्रॉपर्टीड क्लास क्वालिफाई एज सिटीजन। तो इन्होंने क्या किया है बच्चा, प्रॉपर्टी को भी एक क्राइटेरिया बताया है कि जिनके पास प्रॉपर्टी होगी वही क्या हो सकते हैं बच्चा, नागरिक हो सकते हैं एथेंस के, ग्रीक के। यानी अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है बच्चा तो आप किसी भी कीमत पर आप नागरिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे इनका कारण क्या था। ठीक है, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जितने भी नागरिक हो ना, मतलब नेम सेक के लिए सिटीजन ना बन जाएंगे, भैया हम भी सिटीजन हैं, हम भी सिटीजन हैं, हम भी सिटीजन हैं। ये क्या चाहते थे बच्चा, ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहते थे। ये उन्हीं लोगों को सिटीजन बनाना चाहते थे जो एक्टिवली क्या करें, स्टेट के काम में इन्वॉल्व रहें, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, जो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से क्या करें बच्चा, निभाएं। तो यानी उन्हीं लोगों को अरस्तु नागरिक का दर्जा देना चाहते थे जो राज्य के प्रति क्या रहें, बिल्कुल एक्टिव रहें। ठीक है, वो राज्य के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उसको निभाते रहें। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ग्रीस में क्या था बच्चा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी।
क्योंकि जो ग्रीक था वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, तो लोग ही मिल करके क्या करते थे बच्चा, सारे नियम बनाते थे, सारे फैसले करते थे और उनको लागू भी स्वयं ही करवाते थे। यानी इसका मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर भी वही लोग थे, एग्जीक्यूटिव भी वही लोग थे और जुडिशरी भी वही सारे लोग मिल करके हो जाते थे। तो भैया अरस्तु क्या चाहता था कि ऐसे लोग नागरिक बने जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो उसमें अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकें, इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएं अच्छे तरीके से, यानी बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व रहें। अगर कोई लॉ बन रहा है तब वहाँ पर वो अपनी व्यू रखें, राय रखें। अगर किसी को कुछ सजा दी जा रही है तो वहाँ पर वो अपना राय रखें। तो इसलिए इस आधार पे उसने क्या किया था, इन 4 कैटेगरीज को क्या किया था बच्चा, बाहर कर दिया था। फॉरेनर तो जनरल रूल है, उनको तो बाहर करना ही था क्योंकि किसी और देश का व्यक्ति नागरिक नहीं होता है, ठीक है। तो अब इनको क्यों बाहर किया, रीजन बिहाइंड एक्सक्लूजन जो मैंने आपको बताया वो याद रखना कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता था वो, कि भैया एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सभी लोग बढ़ चढ़ कर के राज्य के काम में हिस्सा जो लेंगे उन्हीं को नागरिक बनाया जाएगा, ठीक है। तो वेमेन को ना बनाने के पीछे क्या था बच्चा, उसने कहा कि ये दे आर इन्वॉल्व्ड इन द अफेयर्स ऑफ हाउस होल्ड एंड डू नॉट हैव टाइम। यानी बच्चा महिलाएं क्या हैं, आप घर के कामों में इतना बिजी रहती हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वो जब कोई कानून बन रहा हो तब चली जाएं, या जब किसी को सजा दी जा रही हो उसके लिए चली जाएं। तो क्योंकि वो घर के काम में ही इतना बिजी हैं तो वो राज्य के काम में अपना सहयोग नहीं दे सकती हैं, इसलिए महिलाओं को उसने राजनीति आप कह सकते हैं नागरिकता का अधिकार नहीं दिया। उसके बाद चिल्ड्रन को कह दिया कि इनके पास मैच्योरिटी नहीं है, यानी परिपक्वता नहीं है, अभी क्या निर्णय लेना चाहिए क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए इनके पास वो समझ नहीं है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें स्लेव्स के पास क्या है, रीजन नहीं है, यानी तर्क की कमी है, बुद्धि नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अरस्तु क्या कहता है कि जन्म से व्यक्ति 2 तरीके के पैदा होते हैं, एक मास्टर और एक क्या होते हैं बच्चा, स्लेव होते हैं, ठीक है, जन्म के आधार पर। इसके लिए भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है आपके अरस्तु को कि जन्म के आधार पर व्यक्ति या तो मास्टर पैदा होता है या तो स्लेव पैदा होता है। मास्टर कौन पैदा होता है, जिनके पास रीजन और करेज होता है, ठीक है, और स्लेव कौन होता है, गुलाम, जिसके पास ओबेडियंस होता है, आज्ञाकारिता हो और फिजिकल स्ट्रेंथ हो कि भैया हम कोई भी काम कर लेंगे, फिजिकल वर्क, ठीक है। तो स्लेव के पास क्या है बच्चा, रीजन नहीं है, क्योंकि रीजन किसके पास है, मास्टर के पास है, तो इसलिए स्लेव को आप नागरिकता नहीं दिया अरस्तु ने। उसके बाद ओल्ड पीपल, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, वो हर एक डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो डिसीजन में पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है बच्चों। इसलिए क्या किया था उनको, इन 4 कैटेगरीज को उन्होंने क्या किया था, आपके नागरिकता का अधिकार नहीं दिया था। तो आप बेसिकली इतनी बात याद रखेंगे थियरी ऑफ आपके सिटीजनशिप में कि अरस्तु क्या कहता है बच्चा कि सिटीजनशिप का मतलब है कि जो भी सिटीजन हो वो स्टेट के काम में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो रूल बन रहा है तब वो आए बैठे सबके साथ डिस्कशन करे, कोई एग्जीक्यूटिव वाला काम हो रहा है तब वो आकर के बैठे अपना समय दे, और जब जुडिशरी का काम हो रहा है तब भी वो इन्वॉल्व रहे। तो क्योंकि ये जो 4 ग्रुप हैं ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ये स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटीज को एक्टिवली नहीं निभा सकते हैं, इसलिए इनको क्या किया था उसने, आपके सिटीजनशिप से हटा दिया था, ठीक है। और उसने प्रॉपर्टी को भी एक क्राइटेरिया रखा था, ये था आपका क्या उनका सिटीजनशिप का राइट। इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद उनकी नेक्स्ट थियरी कौन सी है बच्चा, थियरी ऑफ स्लेवरी, ठीक है, यानी गुलामी का सिद्धांत। आप देख रहे होंगे थियरी ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी का सिद्धांत। मैंने आपको बताया कि अरस्तु क्या कहता है स्लेवरी के बारे में कि भैया बाई बर्थ, क्या कहते हैं, बाई बर्थ जन्म के आधार पर ही 2 तरीके के लोग पैदा होते हैं। एक कौन होता है, मास्टर। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तभी पता चल जाता है कि वो क्या है, मास्टर है या फिर आपका क्या है, स्लेव है।
ये जन्म के आधार पर बात करते हैं कि मास्टर का लड़का मास्टर होगा और स्लेव का बच्चा स्लेव होगा, लेकिन इन्होंने एक रिफॉर्मेटिव एक्शन भी ऐड किया है जिसको मैं आपको बाद में क्या करूंगा, समझाऊंगा अभी। तो क्या कहते हैं कि बाई बर्थ दो तरीके के लोग पैदा होते हैं, एक मास्टर और एक स्लेव। तो बच्चा अगर मैं आपको समझाऊं कि मास्टर में क्या क्वालिटीज होती हैं, तो मास्टर में दो क्वालिटी होती है। एक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन, उसमें क्या होती है, बुद्धि होती है, और जिसमें बुद्धि होती है वही शासक हो सकता है, क्योंकि रीजन की बहुत आवश्यकता होती है निर्णय लेने के लिए। रीजन यानी तर्क, बुद्धि की बहुत आवश्यकता है निर्णय लेने के लिए। उसके बाद दूसरी बात क्या है बच्चा, करेज, साहस की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है कि जो निर्णय ले लिया उस पर क्या है, बने रहना है, चाहे वो निर्णय गलत ही क्यों ना हो। लेकिन मास्टर का, राजा का, शासक का ये धर्म होता है कि अगर आपने एक बार कोई निर्णय ले लिया तो आप उस पर बने रहोगे, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आप उसको सहने के लिए तैयार होगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि स्लेव की क्या क्वालिटीज बताई हैं, तो स्लेव में क्या होना चाहिए बच्चा, ओबेडियंस होनी चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने मालिक की बातें मान सके, ठीक है। वो मना ना कर दे कि ना करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। आज के टाइम पे यही होता है ना बच्चों, क्या कहते हैं, जाओ नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कह सकते थे वो स्लेव, उनके अंदर आज्ञाकारिता होनी चाहिए। और दूसरी क्या है बच्चा, उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी शारीरिक शक्ति उनकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी आप जो फिजिकल वर्क हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। यानी आप देखते हैं, मैंने बताया था कि जो एंशिएंट ग्रीक था वो एक एग्रेरियन सोसाइटी था, यानी कृषि प्रधान देश था। तो कृषि का कार्य किसके थ्रू करवाते थे मास्टर, स्लेव के थ्रू करवाते थे, क्योंकि इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होती थी, ठीक है। तो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आपके अरिस्टो का ये है कि जन्म से दो तरीके के लोग पैदा होते हैं, एक मास्टर और एक स्लेव, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है बच्चा, इन्होंने कुछ रिफॉर्मेटिव एक्शंस भी बताए हैं, ठीक है। रिफॉर्मेटिव एक्शंस क्या हैं आपके अरिस्टोटल के, कि पहली बात तो ये कहते हैं कि उनके साथ क्या करना है बच्चा, ह्यूमन व्यवहार करना है। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या है बच्चा, कि उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, उनको मारना पीटना नहीं है, ठीक है, उनको मनुष्य समझना है, प्यार से रखना है और अच्छे तरीके से उन्हें खाना देना है, उनकी इज्जत करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो स्लेव हैं तो उनको जब मन करे तब छपड़ियाते रहो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बल्कि उन्हें अच्छे तरीके से, मनुष्य के तरीके से रखना है। और दूसरी बात क्या है कि when they develop reason, master must free them। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि भैया मान लो ये स्लेव किसके साथ रहेगा, मास्टर के साथ रहेगा, मास्टर की सेवा में रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि मास्टर के साथ रहते रहते जो स्लेव है उसके अंदर भी रीजन और करेज डेवलप हो जाए। अपने मास्टर को देखते देखते, उनसे सीखते सीखते हो सकता है कि उसके अंदर भी रीजन और करेज डेवलप हो जाए। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि उसके पास रीजन और करेज डेवलप हो जाता है, तब मास्टर क्या कर देगा, उसको फ्री कर देगा, वो गुलामी से हट जाएगा, वो स्लेवरी से हट जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, मास्टर बन जाएगा। यानी अगर किसी स्लेव के अंदर, ये रिफॉर्मेटिव एक्शन है आपके अरस्तु का, कि पहली बात तो उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, और दूसरी बात कि यदि उसके अंदर रीजन या करेज डेवलप हो जाता है तब मास्टर क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, उसको बंदी या बंधक में अपने नहीं रख सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप याद रखेंगे कि स्लेवरी इज नेचुरल एज वेल एज डिजायरेबल, यानी गुलामी स्वाभाविक होने के साथ साथ वांछनीय भी है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि ये कहते हैं कि जो स्लेवरी है वो बहुत
महत्वपूर्ण है उसको, वो नेचुरल है, वो होगी ही। ठीक है, ये आप चीज़ें क्या है याद रखेंगे। फिर मैंने बताया कि दो तरीके के, ये अरस्तु आपके क्या हैं, दो तरीके के स्लेव की बात करते हैं कि दो तरीके के गुलाम होते हैं। एक क्या होते हैं, नेचुरल स्लेव, जो स्लेव बाय नेचर यानी बाय बर्थ होता है, जो स्लेव बाय बर्थ होते हैं, और एक स्लेव बाय लॉ यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर। मान लीजिए स्पार्टा और एथेंस में युद्ध हुआ, तो स्पार्टा में जो लोग एथेंस के रह गए होंगे उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया जाता है, यानी बंदी बना लिया जाता है, तो उनको भी गुलाम की कैटेगरी में ही रखा जाता है। लेकिन जो ये अरस्तु की थियरी है वो क्या है बच्चा, वो आपका बेस्ड है आपका जो नेचुरल आपके स्लेव हैं। ठीक है, जो इसकी थियरी है वो नेचुरल स्लेव के लिए है। अरस्तु नेचुरल स्लेवरी को क्या करता है, जस्टिफाई करता है। जो मैंने बताया कि दो तरीके के लोग होते हैं, दोज हु आर स्लेव बाय नेचर एंड दोज हु आर मास्टर बाय नेचर। ठीक है, दोज हु आर मेंटली स्ट्रांग, जिनके पास बुद्धि दिमाग ज्यादा होता है वो मास्टर होते हैं, और जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो क्या होते हैं बच्चा, स्लेव होते हैं। इतनी बात मैंने आपको बताई और ये बातें आपको याद रखना है। रिफॉर्मेटिव डायमेंशन में मैंने आपको दो बातें बताई। ठीक है, दोनों बातें आप याद रखेंगे कि भैया ह्यूमेन बिहेवियर रखना है, ठीक है, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना है गुलामों को। और दूसरी बात क्या है कि जब अगर उनमें रीजन या करेज डेवलप हो जाए, रीजन और करेज अगर डेवलप हो जाता है तो उन्हें क्या कर देगा मास्टर, उन्हें फ्री कर देगा, क्योंकि वो भी अब मास्टर बनने के लायक हो गए हैं। ठीक है, अब इसको क्रिटिसाइज किसने किया है बच्चा, इमैनुअल कांट ने किया है। इमैनुअल कांट का एक बहुत स्टेटमेंट अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक लक्ष्य है, यानी ईच मैन इज एन एंड इन इटसेल्फ, नो ऑट टू ट्रीट अदर पर्सन एज अ मीन्स टू एन एंड। यानी हर व्यक्ति अपने आप में एंड है, हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के एंड को आपका क्या कहते हैं, अचीव करने का साधन नहीं होना चाहिए। यानी यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप स्वयं से करें, किसी और व्यक्ति को सहारा लेकर के वो काम ना करें। और जैसा कि अब इसमें आप लोग कह सकते हैं कि सर डॉक्टर से भी तो हम काम करवाते हैं और आपका नाई से भी काम करवाते हैं, तो बच्चा उनको आप इज्जत से बात करते हो, उनको आप पैसे देते हो, फ्री में उनसे काम आप नहीं करवाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है गुलामों के साथ में कि उनको मारा पीटा भी जाता था और पैसे भी नहीं दिए जाते थे और काम भी बहुत ज़्यादा लिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या थे कि मतलब मेरा जो काम है मैं उसे किसी और से करवा रहा हूँ, वो भी जबरदस्ती। तो इसको कांट क्या कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, अपना जो एंड है वो खुद से अचीव करना चाहिए। जो आपके जीवन का गोल है, कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है तो उसे आप स्वयं अचीव करें, किसी और के माध्यम से उसको अचीव करने का प्रयास करना उस व्यक्ति के लिए क्या है, एक प्रकार से उसकी बेइज्जती करने जैसा है। ठीक है, उसके लिए वो अच्छा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आप अपना मीन्स नहीं बना सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इमैनुअल कांट ने। अब थियरी ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, संपत्ति के सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भैया तीन तरह की संपत्ति का हो सकती है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे कि थियरी ऑफ प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या कहा कि तीन तरीके का जो है आपका संपत्ति का सिद्धांत हो सकता है। पहला क्या है बच्चा, कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज। ठीक है, यानी ये क्या है, कम्युनिज्म, मतलब सबकी संपत्ति हो, सब यूज करें, यानी साझा स्वामित्व, साझा उपयोग। यानी यहाँ पे सबकी संपत्ति है, सबकी सब यूज कर रहे हैं। लेकिन बच्चा आपको पता होगा कि जो सबकी संपत्ति होती है ना, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। ठीक है, आप देखेंगे जो सरकारी संपत्ति है सरकार की, हम उसमें क्या करते हैं, हम मॉन्यूमेंट्स में जाके लिख के चले आते हैं कि जो है रोहन वेट्स शीला या फिर कुछ भी दिल बना दिया। मतलब इतने बेहतरीन जो हमारी मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे हम इस तरीके का कार्य करके चले आते हैं, दिल बना दिया, किसी का नाम लिख दिया, गाली लिख दी उसमें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ट्रेन में जाते हैं तो कहीं उसका पंखा, अब तो मान लीजिए सिस्टम अलग हो गया, नहीं पंखा खोल ले जाते थे लोग, उसका जो अंदर बाथरूम में रखा है वो जग उठा ले जाते थे। ठीक है, होटल में जाके तो अभी हम लोग शैम्पू और वो लेके आते ही हैं, खैर वो तो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो जो सबकी संपत्ति होती है उस पर किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो अरस्तु ने क्या कहा कि इसलिए ये वाला नहीं हो सकता है।
क्योंकि जब सबकी संपत्ति होगी तो कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं करेगा और वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। उसके बाद क्या है, कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज, यानी क्या है बच्चा कि सभी उसकी क्या करें बच्चा, देख रेख करें और एक व्यक्ति उसका यूज करे, यानी कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज। ये तो बहुत खतरनाक है। अरस्तु क्या कहता है, अगर कभी ऐसा हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बताओ, पूरा समाज, मान लीजिए आपके गांव में एक तालाब है, तो पूरे गांव वाले उस तालाब को बढ़िया रख रखाव कर रहे हैं कि साफ रहे, लेकिन वो यूज नहीं कर सकते पूरे गांव वाले। क्यों? क्योंकि गांव का एक ठाकुर या गांव का एक कोई व्यक्ति क्या करेगा, आपका उसको यूज करे। जैसे पहले होता था राजा महाराजा वाला स्थिति में, ठीक है, कि कोई व्यक्ति क्या करेगा बच्चा, उसको यूज करेगा। एक व्यक्ति, एक परिवार, ठीक है, उसको यूज करेगा। ये कितना खतरनाक हो बताओ। अगर ऐसी कभी स्थिति हो जाए तो कितना ज्यादा वो आपका ह्यूमिलिएटिंग होगा। ठीक है, इट इज नॉट लॉजिकल एंड नॉट प्रैक्टिकल। ये हो ही नहीं सकता कि साझा स्वामित्व हो और व्यक्तिगत उपयोग हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इररेशनल है। तीसरा जो बोलता है, जो सबसे बढ़िया है, कि इंडिविजुअल ओनरशिप हो और कॉमन यूज हो, यानी एक व्यक्ति की पूरी प्रॉपर्टी हो और सब लोग यूज करें। कैसे? क्योंकि उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी होगी तो वो तो उसको अच्छे तरीके से बचाएगा ही, लेकिन कैसे जो है वो, भाई मान लीजिए अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं सबको क्यों यूज करने दूंगा बच्चा वो। ठीक है, ये सबसे बड़ा डाउट आपके मन में आ रहा होगा। तो इसमें क्या है बच्चा, जैसे गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है ना, उस तरीके के कॉन्सेप्ट की बात यहां पर कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो खूब कमाएं पैसा, खूब कमाएं, अपना यूज करें, लेकिन जो एक्स्ट्रा है ना, अपना जीवन अच्छे तरीके से जीने के बाद जो उनके पास एक्स्ट्रा है वो क्या कर दें, वो स्टेट को दे दें और स्टेट फिर क्या करे, बाकी लोगों के लिए वेलफेयर का काम करे। इसका मतलब क्या है इंडिविजुअल ओनरशिप का, कि भैया एक व्यक्ति मालिक होगा संपत्ति का, वो अपने यूज की सारी चीजें करने के बाद क्या करेगा कि दूसरों का भी क्या रखेगा बच्चा, ध्यान रखेगा। यानी अरिस्टोटल कंसीडर्ड दिस टू बी एन एग्जांपल ऑफ हिज फंडामेंटल आइडिया ऑफ गोल्डन मीन। ये दोनों क्या है बच्चा, ये दोनों एक्सट्रीम है। ठीक है, एक जगह सबके पास सब संपत्ति है, एक के पास क्या है कि भैया सबकी संपत्ति है, एक व्यक्ति ही यूज कर रहा है। ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम है। और इन दोनों एक्सट्रीम का ये क्या है, तीसरा वाला बच्चा गोल्डन मीन है, जिसको अरिस्टोटल मानता है। वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, प्रोडक्टिव एंड सोशल स्टेबिलिटी। वो क्या कहता है, संपत्ति को जो है बच्चा बहुत ज्यादा महत्व देता है। वो कहता है कि संपत्ति प्रेरणा है, उपलब्धि की भावना है, और आपका ये क्या है, सामाजिक स्थिरता का भी स्रोत है। कैसे सामाजिक स्थिरता का स्रोत है, कि जो अमीर होगा वो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स देगा, और उस टैक्स से क्या होगा, जो गरीब हैं, जो बेचारे नहीं कमा रहे हैं, उनको क्या होगा, उनको जो है अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण हो जाएगा, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स की बात होगी। तो तीन ये टाइप हैं, और इसमें इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज की बात अरस्तु स्वीकार करता है, बाकी दोनों को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ये बातें आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, सारी चीजें नोट डाउन करते हुए जरूर चलेंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे कथा सिर्फ नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बातें थी पूरी। ठीक है, आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों, ठीक है, कि कैसे हमने आपका कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज की बात किया, यानी ये क्या है आपका कम्युनिज्म की बात किया। उसके बाद आप देखेंगे कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज की बात हुई। ये बहुत ही खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है, सोचिए कि अगर सब लोग किसी चीज की रक्षा करें और एक ही व्यक्ति उसको यूज करे, कितना खतरनाक है सेकंड वाली प्रॉपर्टी का जो अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तीसरा जो सबसे बढ़िया है, कि एक जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को ना खत्म किया जाए, उसको कहा जाए कि ठीक है आपका मोटिवेशन है प्रॉपर्टी तो आप कमाओ। यहां पे इस लाइन से प्लेटो को भी क्रिटिसाइज कर रहा है अरस्तु, अगर आप समझ पा रहे हो तो। प्लेटो क्या कहता था कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपत्ति होने से क्या होता है, संपत्ति होने से जो व्यक्ति है उसको करप्शन करता है। ठीक है, करप्शन करेगा वो, तो ये क्या कहता है, करप्शन क्यों करेगा,
क्या करना है कि भैया उसकी जो एक्स्ट्रा संपत्ति है वो टैक्स के थ्रू स्टेट को दे देगा, और टैक्स के से क्या होगा, जो और लोग हैं उनके वेलफेयर स्कीम में काम आ जाएगी। तो जो लोग जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा तो टैक्स देगा। तो अरस्तु क्या कहता है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है, प्रॉपर्टी रहने दो, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है उसका क्या करेंगे हम, एक अच्छे तरीके से यूज करके उसमें गरीबों में भी क्या होगा, उसका कार्य होगा। इनकी जो थियरी है, कभी भी पूछा जाता है कि जो थियरी ऑफ प्रॉपर्टी है वो किसकी थियरी से मिलती है, तो थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप, जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था ना बच्चा, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था, उसमें भी यही था कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे बच्चा, खूब सारी संपत्ति बनाएंगे तो जरूर, लेकिन क्योंकि उनकी संपत्ति में किसी भी जो कैपिटलिस्ट क्लास है या कोई भी जब व्यक्ति बहुत सारा धन कमाता है तो उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें समाज का भी योगदान होता है, क्योंकि जो अपनी समझ है वो कहीं और से तो लेके आता नहीं। जब मैं आपको लॉक पढ़ाऊंगा तो लॉक ने क्या कहा है कि व्यक्ति जन्म के समय टैबुला रासा होता है, यानी आप देखेंगे कि वो क्या कहता है कि जो व्यक्ति का दिमाग है वो क्या है, वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। स्लेट देखा होगा आप लोगों ने, अगर कभी गांव से रहा होगा तो एक स्लेट होती थी, उस पे लिखा जाता था, ठीक है। उस स्लेट पर जो है वो ब्लैक होती थी, बिल्कुल खाली होती थी। तो क्या कहता है लॉक कि जब व्यक्ति पैदा होता है तब उसका दिमाग भी क्या होता है, स्लेट की तरह होता है, यानी उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो एकदम सारा एक्सपीरियंस जो है, सारी चीजें कहाँ में आके सीखता है बच्चा, अपने परिवार में सीखता है, अपने समाज पे सीखता है। तो जो परिवार वाले हैं, जो समाज वाले हैं, उस व्यक्ति की सारी संपत्ति पर उनका भी अधिकार है, क्योंकि उसने, जो व्यक्ति है, उसने जीवन में बहुत कुछ क्या किया हुआ है बच्चा, लोगों से ही सीखा है। तो इसलिए जो भी ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, गांधी जी क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कमाएगा, क्योंकि उस पर समाज का भी जो है असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो वो अपने लिए जो उसके लिए पर्याप्त है उतना वो रख लेगा, उसके अलावा क्या कर देगा, दूसरों के लिए बच्चा वो डोनेट कर देगा, जिससे कि दूसरों का भी कल्याण हो सके। ये था आपकी थियरी ऑफ प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। अब आपने देखा कि हम लोगों ने कौन कौन सी थियरी आज कवर कर ली है। हमने आज पढ़ा बच्चा व्यूज ऑन स्टेट देख लिया, ठीक है। उसके बाद थियरी ऑफ स्लेवरी देखा हमने, ठीक है। थियरी ऑन आप देखेंगे कि जो है ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी की थियरी देखा, ठीक है। थियरी ऑन प्रॉपर्टी देखा, स्लेवरी देखा और आपका स्टेट पर विचार देखा, ठीक है। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, हम लोग आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस देखेंगे, ठीक है। हमने सिटीजनशिप की भी आज थियरी पढ़ी, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, थियरी ऑन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे और थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे। तो ये तीन थियरी, और इसके बाद स्कॉलर्स का क्या व्यूज हैं अरस्तु पर, इनके फेमस कोट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर करेंगे। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को देखें, बार बार देखें, रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है, लिख करके याद करें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। बाकी अपना ख्याल रखें, और अगर और अच्छे तरीके से बाकायदा नोट्स के साथ, टेस्ट के साथ आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करना चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन पाना चाहते हैं, तो आप मालवीय एकेडमी के कोर्स को, उमंग बैच को आप ज्वाइन करके मेरे साथ अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। बाकी तब तक आप वीडियोस देखें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और अपना ख्याल रखें, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।